जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एमसीक्यू डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, इसमें लिखा हुआ था पहले सवाल में कि देखें, इसमें मैंने आपको बताया था कि मदर की बुक्स में आपने कॉस्ट देखनी है और 33 लाख का बेचा है, 20 लाख का खरीदा था, तो 13 लाख का गेन आया है। इसलिए ऑप्शन ए को टिक करना था, क्योंकि ये जो कॉइन है ना 2 लाख वाला, ये आपने बेचा तो 2 लाख का है और खरीदा 3 लाख का था। तो इस चैप्टर में कैपिटल लॉस अलाउड ही नहीं है। तो जी पीडीएफ में भेज दूंगा, इसमें कैपिटल लॉस अलाउड ही नहीं है। तो डेट्स वाइज इसको इग्नोर करना था, ये वाली ऑप्शन को, कि लॉस तो लॉस कंसिडर नहीं होता इस चैप्टर में ज्वेलरी वगैरह पे। अगला तो यार आसान था, 24 मिलियन की गाड़ी थी, उस पर 10% लगाना था। उससे अगला, सीनियर एक लग्जरी वॉच मिली है इसको अपने एम्प्लॉयर की तरफ से, तो ये तो इनकम फ्रॉम सैलरी में चली जाएगी। बी रिसीव्ड एन एंटीक फ्रॉम हर अंकल हु लिव्स अब्रॉड। अब रिलेटिव से गिफ्ट मिलना किसी हेड में नहीं जाएगा, तो ये असल में टिक करना था, ओनली गिफ्ट बाय रिसीव्ड बाय मिस्टर बी इज नॉट टैक्सेबल। ये सवाल था कि असद एक टैक्स कंसल्टेंट है और उसके क्लाइंट्स को, मिस्टर ए उसका क्लाइंट था, बी क्लाइंट था, सी क्लाइंट था, डी क्लाइंट था, ई क्लाइंट था, उसके क्लाइंट्स को डिफरेंट गिफ्ट्स मिले हैं। तो उनके क्लाइंट्स ने अलग अलग आके पूछा था इनका क्या करना है। बर्थडे वाला गिफ्ट जो है वो ऑब्वियसली कैश में मिला है, ये टैक्सेबल होगा। लैंडलॉर्ड किराएदार से गिफ्ट मिले वो भी इनकम में जाएगा। और क्लाइंट से गिफ्ट मिले हमने पढ़ा था वो भी जाएगा, वो जो गिफ्ट्स वाला सिनेरियो पढ़ा था हमने। तो सिर्फ ये वाला एक इनकम में नहीं जाना था। एज पर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को चीज दे दी है, वही 1,10,000 में से आपने 50,000 माइनस कर देना था। तो नेक्स्ट, नेक्स्ट इज डिविडेंड इज ओनली फाइनल टैक्स रिजीम इनकम, नहीं और भी फाइनल टैक्स रिजीम इनकम्स हैं। तो नेक्स्ट, अंडर द इनकम टैक्स लॉ रिपेयर अलाउंसेस अलाउड अंडर ईच हेड ऑफ इनकम। डिस्कशन मिस ना हो जाए, एचपी पे यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, R2 का पेपर आप दें अपने टाइम पे 9:30। अंडर द, ये जो मैं 2-4 मिनट में बस खत्म कर रहा हूँ, ये आगे तो सीधे सीधे हैं। अंडर इनकम टैक्स रिपेयर अलाउंस अलाउड अंडर ईच हेड ऑफ इनकम, नहीं ऐसा नहीं है, इनकम टैक्स हर हेड ऑफ इनकम में अलाउड नहीं होता। रिपेयर अलाउंस से प्रॉपर्टी में अलाउड है। कासिम एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, वो जर्मनी में जाके उसने 2 महीने जॉब की है, तो फिर ये रेजिडेंट बंदा है, 10 महीने पाकिस्तान में रहा है एंड केम बैक टू पाकिस्तान बिफोर एंड ऑफ ईयर, और साल खत्म होने से पहले पाकिस्तान में आ गया था। तो भाई जब साल खत्म होने से पहले पाकिस्तान में आ गया था, तो अब इसमें हमने पढ़ा था सिटीजन हो और बाहर ही रहे तो फॉरेन सैलरी माफ होगी। तो सवाल लिखा था फॉरेन सैलरी मस्ट बी टैक्स्ड इन पाकिस्तान, मस्ट बी तो नहीं, ए, अगर उसने फॉरेन टैक्स दिया हो। अब सवाल साइलेंट था इस बारे में कि फॉरेन टैक्स दिया या नहीं दिया, तो नीचे वाला ऑप्शन ज्यादा बेहतर था, हिज फॉरेन सैलरी मे बी एग्जाम्ड ऑन फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशंस। ऑप्शन ए नहीं आएगा जुहेब, ऑप्शन ए तब आएगा मस्ट बी टैक्स्ड इन पाकिस्तान। नीचे नीचे वाली ऑप्शन देखो ना, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है हिज फॉरेन सैलरी मे बिकम एग्जेम्प्ट ऑन फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशन, यानी कि उसने आपको इंडिकेशन दे दी है कि इंडी के अगर कोई कंडीशन पूरी होगी, तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो हम, मैं क्वेश्चन एंड पे लेता हूं, अगर कोई कंडीशन पूरी होगी, जी R2 का जिनका है चले जाएं यूट्यूब पे, ये शेयर होगा। अगर कोई कंडीशन पूरी होगी तो माफ है, तो फिर कंडीशन आप पूरी कर सकते हैं। पॉइंट, ये जो दूसरा वाला पॉइंट है ये ज्यादा वैलिड लग रहा है, क्योंकि कंडीशन ये है कि आप टैक्स पे कर दें। फॉरेन टैक्स पेड के बारे में सवाल साइलेंट था कि उसने फॉरेन कंट्री में टैक्स पे किया या नहीं किया, तो अगर फॉरेन कंट्री में टैक्स पे किया है तो फिर माफ हो जाएगा। जी राना मोहम्मद अहमद, ये जैसे ना लिखो यानी ये ही बात है। रिपेयर अलाउंस हमेशा इमोबल प्रॉपर्टी रेंट पे देंगे तो नहीं, अगर इमोबल प्रॉपर्टी प्लॉट है तो फिर कैसे रिपेयर अलाउंस माइनस होगा। हाँ अगर बिल्डिंग है तो फिर माइनस हो जाएगा, इमोबल प्रॉपर्टी तो प्लॉट भी है और इमोबल प्रॉपर्टी बिल्डिंग भी है। अ नोशनल एक्सपेंस, एक नोशनल एक्सपेंस जो है वो अलाउड ऑन सेलिंग एवरी टाइप ऑफ सिक्योरिटी, नहीं एवरी टाइप ऑफ सिक्योरिटी भाई मैं सवाल नहीं ले रहा ना, मैं पढ़ा हूं इस वक्त। नोशनल एक्सपेंसेस सारी सिक्योरिटीज पे तो माइनस नहीं, हमने कहा था कुछ ऐसी सिक्योरिटीज हैं जो, भाई मैं सारी चीजें खुद डिस्कस कर रहा हूँ, सवाल एंड पे ले रहा हूँ, मैं किसी का सवाल नहीं पढ़ा। तो कुछ ऐसी सिक्योरिटीज हैं जो आप स्टॉक एक्सचेंज के जरिए और एनसीसीपीएल के जरिए नहीं बेचते, तो उन पे फिर नोशनल एक्सपेंसेस माइनस करने की इजाजत नहीं है। ओके नेक्स्ट, वो पेज पे वाजे लिखा हुआ है उसके कि सेक्शन 37 उन पे लगेगा, पेज नंबर कोई बता दे। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट जी, अगर एक ऑथर 24 महीने ले, भाई ये 24 महीने था या 24 महीने से ज्यादा था?
24 में ही इसका अनोशनल एक्सपेंसिव अलाउड ऑन सेलिंग एवरी टाइप ऑफ सिक्योरिटी, यस जवाब नहीं है, यही तो मुस्तफा बताया है आपको। कोई स्टूडेंट पेज नंबर जरा मुझे बता दे। पेज 238, वेल डन। पेज 238 पे ये लिखा हुआ है कि अगर आपने एनसीसीपीएस स्टॉक एक्सचेंज के अलावा बेची है तो फिर नोशनल एक्सपेंसेस माइनस नहीं हो सकते। अच्छा, ऑथर का ये पॉइंट ट्रिकी था। कितने लोगों ने इसको यस कर दिया था? असल में 24 मंथ नहीं है, 24 मंथ से ज्यादा है। ओह, ओह लिख दें अगर जिससे ये स्किप हो गया। जी यस कर दिया था। हाँ, नहीं करना था ना, 24 मंथ से ज्यादा वाले पे ये ऑप्शन थी। नेक्स्ट, इन रेयर केस में डिडक्शन विल बी अलाउड अंडर एफटीआर, बिल्कुल नहीं। एफटीआर फाइनल टैक्स रिजीम में कभी डिडक्शन अलाउ नहीं होती। मैं आगे पहुंच गया हूँ, आप वो ना लिखें। ऑल अलाउंसेज रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एन एम्प्लॉयर आर टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। ये बात बिल्कुल फॉल्स है मेरे भाई। ऑल अलाउंसेज आर अलाउड, बिल्कुल जो जो अलाउंसेज ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए हैं वो तो इनकम में नहीं ऐड होते। कैश लोन गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन, कैश लोन गिवन बाय वन पर्सन इज ऑलवेज चार्जेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये यस नहीं करना था, ये नो करना था, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर पर्सन देने वाला बैंक हो, वेल डन नोमान बशीर, बैंक हो और फिर किसी बंदे को दे रहा हो तो वो कैश में दे सकता है। नो डिडक्शन इज अलाउड फ्रॉम इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट इनकम फॉलोइंग अंडर फाइनल टैक्स रिजीम। तो इंटरेस्ट अगर फाइनल टैक्स रिजीम में गिर रहा है उसकी डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। फाइनल टैक्स रिजीम में हाँ गिरने वाले की डिडक्शन अलाउ नहीं होगी, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर एक एम्प्लॉय बोनस लेता है एम्प्लॉयर से तो ही कैन डिडक्ट सर्टेन एक्सपेंसेस फ्रॉम इट। नहीं नहीं भाई, सैलरी के चैप्टर में तो खर्चे माइनस करने की इजाजत ही नहीं है। तो बोनस, ओवर टाइम, बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस, इसमें से कोई खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो सैलरी के चैप्टर में खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। डेप्रिसिएशन इज अलाउड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत है अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हाँ, सिर्फ एक सूरत में, जब बिल्डिंग को प्लांट मशीनरी के साथ किराए पे दें। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव व्हेन सोल्ड, रिलेटिव से जब गिफ्ट लेके आप आके बेचें तो ये कैपिटल गेन में ही जाएगा। बोनस आपने पढ़ाया ही नहीं भाई, सैलरी के चैप्टर के दूसरे सफे पे जाके देख लें, बोनस, ओवर टाइम और ये सारा लिखा हुआ है। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव व्हेन सोल्ड इज, और जी लास्ट लाइन मोहम्मद अली कह रहे हैं, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव व्हेन सोल्ड इज ऑलवेज, नहीं गिफ्ट रिलेटिव वाला हमेशा तो नहीं कैपिटल गेन में जाएगा। अगर रिलेटिव ने गाड़ी गिफ्ट की और आगे आपने बेच दी तो वो कैपिटल गेन में तो नहीं जाएगी, वो तो किसी हेड में भी नहीं जाएगी, वो तो पर्सनल चीज बेची है। इन काइंड गिफ्ट्स, यानी कैश नहीं, इन काइंड गिफ्ट्स आर टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मे बी सही बात है, क्योंकि असल में देखें कई कई दफा ऐसा होता है कि इन काइंड गिफ्ट आपको मिलता है और वो रिलेटिव से मिलता है तो वो किसी हेड में भी नहीं जाता। गेन ऑन सेल ऑफ गोल्ड बैंगल, नहीं हसन, यस वाले भी हैं, ये एक और यस वाला है, ऊपर भी यस वाला आ रहा है। ज्वेलरी, सारा ने ज्वेलरी बेची है, ये टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। क्या मतलब गोल्डन बैंगल लिस्ट में नहीं है? गोल्डन बैंगल ज्वेलरी नहीं होती यार, जाने दो। तो गोल्डन बैंगल ज्वेलरी सारा ने बेची है तो ये कैपिटल गेन में जाएगी। इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस वुमेन टैक्स पेयर्स कैन मेक मोर बेनिफिट्स देन मेन इफ दे हैव रेंटेड आउट अ प्रॉपर्टी, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि ये पढ़ाया नहीं था तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, वुमेन टैक्स पेयर को कोई ज्यादा फायदा अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर्टी किराए पे दे दे दो। नॉन एडजस्टेबल एडवांस फॉर प्लॉट, ये किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं जाएगा। नॉन एडजस्टेबल, ये किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं जाएगा, क्योंकि ये प्लॉट का है, सेक्शन 16 प्लॉट पे नहीं लगता। टैक्स ऑन वेकेंट प्लॉट, वेकेंट प्लॉट के ऊपर जो टैक्स लगता है मेरे भाई, ये चार्जेबल है इन सर्टन सर्कमस्टांसेस। ये सर्टन सर्कमस्टांसेस में चार्जेबल है, बिल्कुल चार्जेबल है। जब वेकेंट प्लॉट आपका जो है वो उसकी वैल्यू 25 मिलियन से ज्यादा हो, डीम्ड इनकम वाला कॉन्सेप्ट था इसमें। ओवर टाइम यानी खाली प्लॉट है फिर भी टैक्स देना पड़ सकता है, 25 मिलियन ही था ना मेरे ख्याल से। 25 मिलियन था, 2.5 मिलियन था, 25 लाख से ज्यादा, 2.5 मिलियन था मेरे ख्याल से, उससे जब वैल्यू ज्यादा हो। सेक्शन 7E में जो लिखा हुआ था 25 मिलियन था। ओके, हाँ 2.5 करोड़ था, सही है, यू राइट। ओवर टाइम रिसीव बाय आर्मी ऑफिसर्स फ्रॉम गवर्नमेंट। अब देखें, सैलरी के चैप्टर का दूसरा सफा खोल के देखिएगा। ओवर टाइम का क्या करना है? ओवर टाइम को मेरे भाई इनकम में आपने डालना होता है। इसमें हमने कुछ नहीं पढ़ा होता कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए माफ है, नहीं है माफ है। आर्मी का तो एग्जाम था, कहाँ पढ़ा है ओवर टाइम, कहाँ माफ पड़ा है? आर्मी ऑफिशियल्स के लिए कैपिटल गेन के चैप्टर में कुछ बेनिफिट पड़े थे यार, ऐसा तो ना करो। ओवर टाइम पेज 85 पे लिखा हुआ है, वहां देख लो, ओवर टाइम आर्मी ऑफिशियल्स के लिए कुछ माफ नहीं लिखा हुआ था। बोनस रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय इज ऑलवेज चार्जेबल टू टैक्स एज इनकम फ्रॉम सैलरी। हाँ, अगर एम्प्लॉय को बोनस मिल रहा है तो वो हमेशा इनकम फ्रॉम सैलरी में ही जाएगा, जाहिर सी बात है।
उसके बाद फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ रेजिडेंट इज ऑलवेज टैक्सेबल। नहीं बढ़ाइया वेखे नहीं कदे हाँ, हमने। ये पहले क्लास में तो हमने पढ़ा था कि फॉरेन सोर्स इनकम रेजिडेंट की टैक्सेबल होगी, लेकिन अभी सैलरी के चैप्टर में आप देखें हमने पढ़ा था कि फॉरेन सैलरी तो माफ भी हो जाती है अगर वो कोई कंडीशंस पूरी कर रहा है। तो फॉरेन सोर्स इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल, ऑलवेज तो नहीं। तो फॉरेन सैलरी जो मिल रही है आपको फॉरेन कंट्री में, अगर आपने उस पर टैक्स वगैरह पे कर दिया हुआ है तो फिर तो माफ है। So that was very easy. Let me close this discussion first.